हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ओन चैनल लीड सेल्फ, जहां हारना मना है भाई। ये बात है 16 जुलाई 1945 की, जब हमारी दुनिया ने न्यूक्लियर दौर में कदम रख दिया था। जी हाँ, 16 जुलाई 1945 को दुनिया का सबसे पहला ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था न्यू मैक्सिको में अमेरिका द्वारा। फिर उसके बाद अमेरिका ने इसी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जापान के साथ हुई हमले में किया। अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर वेपन्स को डेटोनेट किया। पहला 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर हिरोशिमा नागासाकी पर लिटिल बॉय नाम की गन टाइप फिजन बॉम्ब से हमला किया। फिर 9 अगस्त 1945 को सुबह सुबह फैट मैन का इस्तेमाल नागासाकी पर किया। आप जानते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिर्फ उसी वक्त असर करने वाला बॉम्ब धमाका नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी हैं और 3 चीजें। पहला, धमाके के वजह से लोग सिर्फ जलते नहीं, मोम की तरह पिघल जाते हैं। दूसरा, धमाके की वजह से लगने वाली आग। और तीसरा, धमाके में इस्तेमाल हुए पदार्थों से लंबे वक्त तक निकलते रेडिएशन, जिसकी वजह से लोग सालों तक बीमार होकर मरते ही रहते हैं। इस हमले के बाद यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने जापान को सुनिश्चित किया कि अगर किसी भी अन्य देश ने जापान पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो उसे अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के बाद यूएसएसआर, यूके, फ्रांस ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया। और तभी 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत को चीन के इस हमले की आशंका भी नहीं थी। भारत चीन के होने वाले इस हमले से अनजान था और अचानक हुए इस हमले की वजह से भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध में भारत बुरी तरह से हार गया। और फिर ये सब हुआ था ही कि तभी 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर डाला और वो भी कामयाब हुआ। अब जब चाइना भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो ऐसे में भारत को भी ये लगने लगा कि हमें भी इस बम की आवश्यकता है। और तब इस बात पर डेवलपमेंट शुरू हो गया। भारत ने परमाणु शक्ति की ओर कदम बढ़ाया। अब जब बात होती है न्यूक्लियर वेपन्स या एटॉमिक एज की, तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा गया है। ये भारत के सबसे पहले वो व्यक्ति थे जो 1945 से ही न्यूक्लियर एनर्जी को भारत में भी डेवलप करने की जरूरत समझते थे। यानी ये बात तब की है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। और तब हमारे देश के नेताओं ने ये तय किया कि हम भी न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग हथियारों के लिए नहीं, बल्कि सिविल यूज जैसे बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और तब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर और एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की नींव रख दी, जो दोनों ही मुंबई में हैं और जो कि आज TIFR और बार्क यानी BARC के नाम से जाने जाते हैं। ये संस्थाएं आज भी देश में होने वाली नए नए न्यूक्लियर आविष्कारों में मुख्य रोल यानी लीड रोल निभाती हैं। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए चुना पोखरान को। पोखरान कस्बा थार रेगिस्तान में है और पोखरान से कुछ किलोमीटर दूर है आर्मी की बहुत बड़ी ट्रेनिंग रेंज, जहां आज भी आर्मी की एक्सरसाइजिंग होती रहती है। भारत ने 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। जब ये बॉम्ब सक्सेसफुली डेटोनेट हुआ, तब साइंटिस्ट ने वहां से श्रीमती इंदिरा गांधी को सूचना दी कि बुद्ध मुस्कुरा गए हैं। ये उनका कोड वर्ड था, स्माइलिंग बुद्धा,
जिसका मतलब था कि बम सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। अब इस परीक्षण के तुरंत बाद ही भारत को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि P5 यानी परमानेंट 5 यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, चाइना के बाद भारत वो देश था जिसके पास वो टेक्नोलॉजी थी जो न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट कर सकता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत सरकार ने दुनिया को ये संदेश दिया कि हमारे पास भी अब वो टेक्नोलॉजी है। भारत ने कहा ये बॉम्ब परीक्षण जरूर है, लेकिन ये बस एक फ्यूजन टेस्ट है जो कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। हैरानी की बात है ना, बॉम्ब का टेस्ट करना और उसे भी कहना कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये टेस्ट ज्यादा पावरफुल नहीं था, 12 किलो टन का इसका यील्ड बताया जाता है, लेकिन छोटा ही सही ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था। और जिन 3 लोगों ने इस टेस्ट की बागडोर अपने हाथ में ली वो थे डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर बसंत नाग चौधरी। भारत सरकार ने दुनिया को ये साफ तौर पर कहा था कि हमारा कोई इरादा नहीं है हथियार बनाने का, हालांकि हम कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शांति के कामों के लिए जैसे कि बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। भारत में उस वक्त तक पहले से ही न्यूक्लियर रिएक्टर थे जहां बिजली बनाई जा रही थी, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमने यूएसए और कनाडा से मिलती थी, और वहाँ जो न्यूक्लियर फ्यूल बनता था उसका इस्तेमाल भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट के हथियार बनाने के लिए किया था। और इस बात से बाकी देश, खासकर पश्चिमी देश, खासी नाराज हुई। उस वक्त 1968 में एनपीटी चल रहा था, यानी एनपीटी वो ट्रीटी है जिसके अनुसार दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को ये ट्रीटी साइन करनी थी कि कोई भी देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा ताकि शांति और अमन बना रहे। और भारत खुद भी एनपीटी का काम कर रहा था और उसके बावजूद चुपचाप न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। इसी वजह से अन्य देशों ने भारत का बहुत विरोध किया। कुछ वक्त बीता ही था कि 1979 भारत को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली कि पाकिस्तान AQ खान की मदद से बहुत ही तेजी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तरफ बढ़ रहा है। AQ खान वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसने नीदरलैंड से सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट पेपर गलत तरीके से पाक को दे दिया। और इंटेलिजेंस के द्वारा ये भी पता चला था कि 1976 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन उड़ाने में पाकिस्तान की मदद करने का वादा भी किया था। अब टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन तो हमने कर ही लिया है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को हमने वेपनाइज नहीं किया था। 1990 के दशक में हमें ये आवश्यकता थी कि इस टेक्नोलॉजी को अब वेपनाइज किया जाए, उसे मिसाइल पर कैसे बिठाया जाए, उसे हवाई जहाज में कैसे ले जाया जाए। ये बातें बहुत बड़ी समस्या थी और ये सब का परीक्षण करना भी अनिवार्य था। 1995 में PV नरसिम्हा राव जी ने हमारे साइंटिस्ट और आर्मी को परमिशन दे दी कि सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की जाए, लेकिन हमारे टेस्ट पकड़े गए क्योंकि CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने कुछ सैटेलाइट्स भारत पर ही लगा रखे थे ताकि अगर हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करें तो वो हमें रोक सके। लगातार वो पोखरान की गतिविधि देखते रहते और ऐसे ही 2 बार, यानी पहला 1995 और 1996 में भी PV नरसिम्हा राव जी को बिल क्लिंटन की तरफ से फोन आया कि हमें पता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हो, अगर करोगे तो अंजाम बुरा होगा। बहुत प्रेशर बनाया गया बिल क्लिंटन द्वारा और दोनों बार इस परीक्षण को रोकना पड़ा। फिर 1998 में जब अटल बिहारी जी की सरकार आई तब उन्होंने गो अहेड का सिग्नल दिया और
2 महीनों के अंदर अंदर फिर से टेस्ट हो गया। इस बार 2 अलग अलग दिन 2 अलग अलग टेस्ट हुए थे। 11 मई 1998 को 3 विस्फोट हुए और 13 मई 1998 को 2 विस्फोट हुए थे। इस बार जब साइंटिस्ट आते थे तब उन्हें आर्मी के कपड़े पहनाए जाते थे ताकि CIA की सैटेलाइट से कोई देखे तो उसे शक ना हो, उसे ना पता चले कि कोई डॉक्टर है या सिविलियन है या साइंटिस्ट है पोखरान में इस वक्त मौजूद है। उन्हें यही लगे कि आर्मी है। बॉम्ब के शाफ्ट को कपड़े से ढक दिया जाता था ताकि पता न चले कि वहाँ कोई गड्ढा भी है। वहाँ पर ज्यादातर गतिविधि रात के वक्त ही होती थी क्योंकि रात को इतना साफ नजर नहीं आता था सैटेलाइट को जितना कि दिन के उजाले में। सेंसर्स की केबल्स और वायर्स को रेत से ढक दिया जाता था और कंसील करते थे वहां पर आसानी से पाए जाने वाले पेड़ और पौधों के द्वारा। बॉम्ब का शाफ्ट यानी गड्ढा जिसमें बॉम्ब रखा जाने वाला था, उस गड्ढे को बनाने के वजह से जो रेत निकलती उसे सैंड ड्यून्स का आकार दे देते। इतना ही नहीं, हजारों आर्मी ऑफिसर्स ने मिलकर एक स्टेडियम बनाया और वहां बकायदा एक स्टैंड भी बनाया कमेंट्री करने के लिए। झंडे लगाए जहां वो दिन रात क्रिकेट खेलते रहते। ये स्टेडियम नजदीक ही बनाया था जहां पर परीक्षण का काम चलता ताकि जब सैटेलाइट की नजर पड़े तो उन्हें लगे कि पोखरान में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और सैटेलाइट की नजर बचाकर 4-5 आदमी न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के लिए काम करते रहते। टेस्ट की बागडोर जिन 3 महान साइंटिस्ट के हाथ में थी वो हैं पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो उस वक्त DRDO के हेड थे और जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। दूसरे राजगोपाल चिदम्बरम जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के अध्यक्ष थे और तीसरे थे अनिल काकोडकर जो बार्क यानी BARC के डायरेक्टर थे उस वक्त। ये मुख्य 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने और हजारों साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस सक्सेसफुल टेस्ट को किया और इस सफल परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत बना एक परमाणु शक्ति संपन्न देश। ऐसा देश जिस पर कोई भी अन्य देश परमाणु हमला करने से पहले 50 बार सोचेगा। ऐसा देश जिसके हम नागरिक हैं। सीना ठोक के कह सकते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन।